तो यहाँ आज पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा वाले चैप्टर, है ना। इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो कि क्लास बोर्ड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है विद्युत धारा का परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। जब चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश प्रवाह होता है तो आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो आवेश की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ओके। तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है। तात्क्षणिक विद्युत धारा का फॉर्मूला ए हो जाता है अपना I=dq/dt हो जाता है। और औसत धारा का डेल्टा मतलब बहुत ज़्यादा होता है, डी मतलब एक बहुत छोटा, मतलब तात्क्षणिक, है ना। एक किसी पॉइंट पर चेक करना अपन को, तो धारा, है ना। ओके, तो अपन ज्वाला और औसत के लिए ज्वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके। अब धारा घनत्व प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रभावित धारा घनत्व कहलाता है ना। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रभावित मतलब कि आई धारा प्रवाहित हो रही प्रति एकांक, इसको एक रख देंगे तो क्या हो जाएगा? J=I हो जाएगा, मतलब प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्राप्त होने वाली धारा, है ना। अब I क्या हो जाएगा अपना? J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब जे वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। I वेक्टर J वेक्टर डॉट ए वेक्टर J cos थीटा, है ना। डॉट वेक्टर में cos थीटा है। ओके नेक्स्ट। अब वहन वेग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत बिंदु से निम्न विद्युत बिंदु से उच्च विद्युत बिंदु की ओर गति करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने योग्य है ना। अपवहन वेग ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके। अब अपवहन वेग का फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला ए होता है, फिर इससे अपना फॉर्मूला ए वाला आ जाता है। क्या? I=NE/AVD, जिसको अपन यही पढ़ते हैं ना अब आगे से, जहाँ VD क्या है? अपवहन वेग का फॉर्मूला है ना। अपवहन वेग है। और यहाँ से आ जाता है ई आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू क्या आ जाता है अपना? VD/E, जहाँ पर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और VD अपना अपवहन वेग है। ओके हाँ। इधर से टाउ है औसत विश्रांति काल, और टाउ ए होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। इसको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। ओके ठीक है। अब ओम का नियम क्या कहता है? I=V/R या V=RI, है ना। जे वाला फॉर्मूला हो गया ओम का फॉर्मूला, है ना। और R होता है J, R=L/σA। सिग्मा ये कहाँ है? क्या है? चालकता। सिग्मा क्या कहलाती? चालकता। जहाँ सिग्मा क्या होता है? 1/ρ। रो क्या है अपना? प्रतिरोधकता। तो इधर से फॉर्मूला बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ρL/A जे वाला फॉर्मूला बन जाएगा आर का। ठीक है। ओम का नियम आर नियत होता है, V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। अब चालक का प्रतिरोध दिया गया हो तो फॉर्मूला ए हो जाएगा RL, जे वाला RL/A, है ना। जहाँ IL चालक की लंबाई, ई क्षेत्रफल और रो प्रतिरोधकता है। इसको ML/NE जे वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। ओके, जहाँ पर इसका मात्रक ओम हो जाएगा। ओके ठीक है। इधर देख लो, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, R औसत विश्रांति काल है। ठीक है नेक्स्ट। प्रतिरोध में परिवर्तन। अब क्या है? लंबाई के साथ परिवर्तन होता है प्रतिरोध में, है ना। किसी चालक का परिवर्तन कैसे होता है? यदि तार को लंबाई परिवर्तन के लिए काटा जाए तो क्षेत्रफल नियत रहता है ना। यदि लंबाई के लिए काटा जाए तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, है ना? इस टाइप से रहेगा। एक ही तार रहेगा और इधर से काट दिया जाएगा इसको। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखते हैं इसमें, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो सेम रहेगा। तो क्या बोलेंगे इधर से? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा अपना। यदि एक तार को खींचा या मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है, परंतु आयतन नियत रहता है। तो क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। ओके फॉर्मूला इधर से दिस आ जाएगा, इसको चेक कर लेना। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई के मध्य परिवर्तन देखेंगे। यदि क्षेत्रफल बढ़ाया या कम किया जाए परंतु लंबाई समान रहे तो अपन को फॉर्मूला ए लगाना है। ओके हाँ। यदि क्षेत्रफल बढ़ाया या कम किया जाए परंतु आयतन सेम रहे तो फिर फॉर्मूला ए लगाना है। ठीक है, इसको याद रखना। अब श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन देखना। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान होती है। ये लिखा है धारा समान होती है, तो धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं प्रतिरोध, तो R1 है ना, R2 और प्लस R3 सब जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से उसका विभवांतर भी अलग अलग रहेगा, और उनको जोड़ के अपना क्या आ जाएगा? विभवांतर दिस फॉर्मूला आ जाएगा। ओके इस प्रकार से V=I1R1। I तो सेम रहेगा R1 और V1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें नहीं दिया गया है। और इधर प्रकार से V2 हो जाएगा I और R2। I हो जाएगा V1R।
ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, इसमें प्रतिरोध रहेगा, जो प्रतिरोध हो जाएगा डायरेक्टली जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके। अब आता है समांतर क्रम में प्रतिरोध। तो इसमें विभवांतर सेम रहेगा, विभवांतर सेम रहेगा तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से होगा कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 डेड 1/R1। और दो प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला ये लग जाएगा, है ना, R = R1 × R2/R1 प्लस R2। ओके। अब किरचॉफ का नियम देखेंगे, संधि KCL। ये इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो इसमें क्या है, इस पॉइंट पर संधि में क्या होता है, इस पॉइंट पर सभी का योग 0 होगा, है ना। मतलब जितनी आएगी उतनी ही जाएगी, इस पे धारा रुकेगी नहीं, है ना। जैसे कि ये लिखा है, ये आ रही है आई, है ना, तो I = दोनों जा रही हैं, तो क्या हो गया, I = I1 प्लस R2। यदि ये ऐसा होता तो इधर से हो जाता कि I प्लस I1 प्लस I2 = 0 हो जाता, ठीक है। अब लूप नियम है ना, तो इसमें किसी बंद लूप के लिए क्या होगा, विभव में कुल वृद्धि प्लस विभव में कुल कमी = 0 होगा। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें पॉइंट ये रखना है, और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। ओके, इन दोनों पॉइंट को याद रखना। अब इसमें क्या होगा कि V = क्या होगा, E - IR। जनरेशन मतलब कि जब इसका डिस्चार्ज होगी बैटरी, और जी आवेशन मतलब चार्ज होगी, E + IR। ओके, नेक्स्ट। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे सबसे पहले। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो तो प्रायोगिक सेल के सिरों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ओके, ठीक है, सिंपल है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत अपघट्ट द्वारा सेल में प्रवाहित धारा के विरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब क्या है, जब कोई भी सेल रहता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत अपघट्ट होता है, तो इस विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा को रोका जाता है, तो उसमें उसी को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध 1, 2, 3 और 4 तथ्यों पर निर्भर करता है। इन चारों तथ्यों को याद रखना है ना, पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल कम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध कम होगा। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा फिर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। इनको याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, मतलब वस्तुनिष्ठ के लिए, है ना। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन में इसी प्रकार से जुड़ जाएंगे, है ना, पूरे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दिया जाएगा, और इसका आर का इक्विवेलेंट भी इसी प्रकार से हो जाएगा। धारा की वैल्यू क्या होती है अपनी, धारा = विभवांतर V/R। आर इक्विवेलेंट होता है इधर पे, J भी इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी जगह पर क्या है अपना विभवांतर, है ना। विद्युत वाहक बल E है, और R1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R + R। ये होगा अपना आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध। तो ये आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध फॉर्मूला आ जाएगा अपना जी। यदि सभी सेलों पर समान विद्युत वाहक बल E हो तथा सभी का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा अपना जी, Ne/NR + R। ओके। अब यदि क्या NR > R हो तो इधर से I = E/R फॉर्मूला हो जाएगा, और NR > R हो तो फॉर्मूला अपना जी हो जाएगा I = ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में क्या होगा, इस टाइप से आएगा अपना, है ना, कि अपन देखो विभवांतर देखेंगे तो विभवांतर क्या होता है अपना, है ना। तो E1/R1 चेक करेंगे, है ना, और इसी प्रकार से सबको जोड़ते जाएंगे, और अपन में क्या होगा 1/R1, है ना। ठीक है, क्योंकि विभवांतर, है ना। विभवांतर क्या होता है, धारा। विभवांतर क्या होता है, धारा मतलब विभवांतर, धारा बराबर होता है विभवांतर बटे R, है ना। तो इधर पे J है अपनी धारा, और J है अपना प्रतिरोध। ओके, ठीक है, इस प्रकार से इक्विवेलेंट करके अपना I = दिस आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको रहने दो, ये ज़्यादा काम का नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में कुछ नहीं करना है, जब इस वाले में से क्या हो कि इस G में से जब अपना क्या हो कि धारा ना जाए इस G में से बिल्कुल भी, इस G में से बिल्कुल भी धारा ना जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि संतुलन में है। गैल्वेनोमीटर क्या है, संतुलन में है। गैल्वेनोमीटर संतुलन में है, तो संतुलन की स्थिति J हो जाती है PQ/R = R/S। ठीक है, और C व D के मध्य विभवांतर 0 होता है। चलो ठीक है, इसमें कोई जरूर नहीं है ज़्यादा। व्हीटस्टोन सेतु में ही अपन को संतुलन वाली स्थिति ध्यान रखना है। और व्हीटस्टोन सेतु ए है,
और अपना मीटर सेतु बात करते हैं। मीटर सेतु क्या करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसमें जो अपन का प्रतिरोध लगा हुआ है, जे वाला प्रतिरोध, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला ए दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, जहाँ पर एल क्या है, जॉकी का जहाँ संतुलन मिला वहाँ ए पॉइंट से दूरी एल है और टोटल रहती है इसकी 1 मीटर की दूरी, मतलब 100 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो इसमें से एल माइनस कर दिया जाता है तो ये फॉर्मूला आ जाता है अपना, ओके। विभवमापी को पढ़ लेते हैं। विभवमापी समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का एक ऐसा कोई रेखीय चालक है जिसमें नियत धारा स्थापित होती है। इस पॉइंट को याद रखें, नियत धारा स्थापित होती है। यह तार की लंबाई के अनुदेश विभव प्रवणता बनाए रखती है। इससे कोई भी विभवांतर जिसका मान विभवमापी सिरों पर उत्पन्न होता है विभवांतर से कम मापा जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या है, विभवमापी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर से कम हो, है ना, उसी को मापा जाता है। इस पॉइंट को, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, और विभवमापी के उपयोग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो इंपॉर्टेंट कर लो कि आ ही जाएगा एक ना एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी इसका बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ओके ठीक है। दो सेलों के में विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में ये फॉर्मूला याद रखना, इसका उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि विभवमापी के उपयोग होता है, तो विभवमापी का उपयोग होता है दो सेलों में विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। फॉर्मूला ए है E1/E2 = L1/L2, है ना। E1 E2 क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल है, और L2 क्या है, जो कि जहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है ये उसी का, विभवमापी के उपयोग का क्या है, दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दिए गए पदार्थ से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है, अब फॉर्मूले को ध्यान में रखना और उपयोग भी ध्यान में रखना कहाँ होता है। अब दूसरा, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में भी इसका उपयोग होता है, तो फॉर्मूला ए हो जाता है R1/R1 + R2 = L1/L2 हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान में रखना है कि इधर पे अपना विभवमापी का उपयोग होता है, ओके। अब गैल्वेनोमीटर ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलागुण के कारण कुंडली में उत्पन्न विचलन के मापन द्वारा धारा की सामर्थ्य को मापने का एक उपकरण है ना, ठीक है। अब इसको देखो, ये इम्पोर्टेंट है। अमीटर में क्या है ना, देखो अमीटर का उपयोग सबसे पहले तो देखो गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है इसको, पहले तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धारा को मापने में किया जाता है ना, ये पॉइंट धारा को मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में, इसको ध्यान में रखो, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यदि अल्प प्रतिरोध का कोई एक तार जोड़ दिया जाए तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, अमीटर में। और शंट का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपन को दिया गया है, ओके थैंक यू। अब अपन को जो डायग्राम है इसको नहीं समझना, ज़्यादा टाइम कम है अपने पास, है ना। इस पॉइंट को याद रखना है ना, इस वाले पॉइंट को, आखिरी को, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। अब वोल्टमीटर भी इसी टाइप का, वोल्टमीटर से अपन क्या मापते हैं, विभवांतर मापा जाता है ना। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए श्रेणी क्रम में, देखो ये लिखा, गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है ना, श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। पॉइंट को ध्यान रखें, इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं। और अमीटर बनाने के लिए, जब अमीटर बनाते हैं तो उसमें, अमीटर गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अमीटर बनाने के लिए एक श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, इसमें अंतर ध्यान रखना इन दोनों में, और ये होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है ना, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और इसमें क्या देखा था अपन ने, इसका आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, 0 होता है ना, गलत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है ना, अनंत होता है। और अमीटर का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब विद्युत शक्ति में कुछ नहीं है अपना, इस किसी युक्ति में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा इसकी शक्ति कहलाती है। और किसी विद्युत युक्ति द्वारा दी गई विद्युत शक्ति द्वारा दी जाती है ना, तो इसमें क्या है, विद्युत शक्ति हो जाती है P = VI हो जाती है ना। अब V = क्या होता है, RI होता है, तो इधर RI रख देंगे तो I² R हो जाएगा। और इस प्रकार से V² R हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना बस, इन फॉर्मूले को, ठीक है, विद्युत शक्ति हो जाएगी अपनी। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हाँ इसको ध्यान रखो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊर्जा प्रतिरोध के तार में ऊष्मा के परिवर्तित हो जाती है ना, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है। इसका फॉर्मूला ये है कि W = VIT, ये टाइम है ना, I² R, ये फॉर्मूला छोटा से याद रखना है।
अब जूल का नियम कहता है अपना H=I²RT है ना। और ठीक है, ये तो सिंपल, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल 3.6 × 10⁻6 जूल होता है ना। इसको एक इकाई भी बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं ना। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट भी होता है। नेक्स्ट, अब बल्बों का संयोजन ए पावर है अपना पी है ना। तो बस सिंपल है, बल्बों का संयोजन अपना क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन की तरह नहीं होता है ना। हाँ, संधारित्र के संयोजनों की तरह होता है। ठीक है। तो इसको देख लेना, ये हो जाता अपना श्रेणी क्रम में और ये हो जाता समांतर क्रम में, अपोजिट है उसके प्रतिरोधों के संयोजन के। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अभी की कुछ की पॉइंट्स हैं तो जो आपको खुद पढ़ना है ना, इनको पढ़ लेना एक एक बार वीडियो को पॉज करके, या फिर मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका PDF भी भेज दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक है। इन पूरे पॉइंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। अभी बोर्ड एग्जाम की बहुत तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू।